बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच के साथ। ज़ाहिर है कि मजबूत मईशत के लिए, मुल्क की सलामती के लिए जो सियासी एक बेयकीनी की फ़िज़ा होती है उसका ख़त्म होना इंतहाई नागुज़ीर होता है। अगर ये फ़िज़ा बरकरार रहती है तो ज़ाहिर है ये फिर मुल्क के सियासी माहौल के लिए भी बेहतर नहीं है और मुल्क की जो मईशत है उसके लिए भी बेहतर नहीं है। और एक ऐसे वक्त में कि जब हम देख रहे हैं कि मुल्क जो है वो बहुत मुश्किल माशी सूरत हाल से दो चार है। IMF के साथ एग्रीमेंट हो चुका है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ मौजूदा हुकूमत को और भी ठोस फ़ैसले करने हैं। ऐसी सूरत में अगर ये बेयकीनी की कैफियत रहती है तो ये यकीनी तौर पर मुल्क के लिए नुकसानदेह है। पंजाब के अंदर जो सूरत हाल है उसकी वजह से जो सियासी माहौल है वो यकीनी तौर पर ऐसी सूरत हाल से दो चार है, क्योंकि वहाँ पर वज़ीर आला का इंतखाब हुआ। मुस्लिम लीग काफ के जो वोट थे 10 वोट वो मुस्तरद किए गए। फिर उसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गया। अब वज़ीर आला के इंतखाब का जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में है और ये 3 रुकनी बेंच इसकी समाअत कर रहा था। लेकिन अब ज़ाहिर है कि जो हुकूमती इत्तेहाद है, जो हुक्मरान इत्तेहाद है, PDM कायदीन हैं, उनकी जानिब से ये मुतालबा सामने आया है कि इसको फुल कोर्ट में सुना जाए, इसकी समाअत की जाए, क्योंकि ये एक मुश्किल और पेचीदा मामला है, ताकि एक ही बार इसकी तशरीह हो जाए, यानी आइन का जो आर्टिकल 63 है उसकी तशरीह हो जाए। तो एक बड़ा ज़रूरी अमर है। ऐसी सूरत में अब हम देख रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है उसने भी ख़त लिखा है चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ बार के जो साबिक सदूर हैं, 5 साबिक सदूर, उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को ये ख़त लिखा है कि जो सुप्रीम कोर्ट बार की जो दरख्वास्त है आइन के आर्टिकल 63 की तशरीह के हवाले से, वो फुल कोर्ट उसका तश्कील दिया जाए, दरख्वास्त की है, ताकि ये कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाए। अब जो PDM इत्तेहाद है और जो हुक्मरान इत्तेहाद है उसने ये ऐलान किया है कि कल सुबह वो तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, लेकिन उसके बाद फुल कोर्ट की तश्कील के लिए वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाकर पिटीशन दायर करेंगे। तो क्या एक सियासी मंजरनामा बनता है और कानूनी नुकात क्या हैं, इन तमाम सूरत हाल आज अपने इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे। और इसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं पहले स्टूडियोज़ में जो हमारे साथ मेहमान तशरीफ़ रखते हैं, उनका तारुफ करवा दूँ। सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार अजीम चौधरी। अजीम चौधरी साहब, आपको खुश आमदेद कहते हैं। हमारे दोस्त सीनियर सहाफ़ी जनाब आसिफ बशीर चौधरी। चौधरी साहब, आपको भी खुश आमदेद कहते हैं। कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से जनाब कैसर अहमद शेख। कैसर शेख साहब, आपको भी खुश आमदेद कहते हैं। और पेशावर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं अब्दुल लतीफ़ आफरीदी साहब, जो कि सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक सदर रहे हैं, और जो ख़त लिखा गया है उसमें ये भी शामिल हैं। तो सबसे पहले गुफ्तगू का हम आगाज़ करेंगे अब्दुल लतीफ़ आफरीदी साहब से। आफरीदी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। आप फरमाइए कि ये ख़त आपने जो लिखा है मोहतरम चीफ जस्टिस साहब के नाम कि ये फुल बेंच तश्कील दिया जाए, तो इसकी वजूहात क्या हैं, आप बताएंगे हमें? देखिए, पिछले दिनों एक और फैसला हुआ जिसमें जो डिवाइडेड फैसला था, उसमें 3 जजेस बशमूल ऑनरेबल चीफ जस्टिस, 3 जजेस एक तरफ थे, 2 जजेस दूसरे तरफ थे। तो 3 जजेस ने जो फैसला किया उसके सिलसिले में जो 20 लोग थे वो डिस्क्वालीफाई हो गए। और ये जो मौजूदा मसला है, दरपेश है कि डिप्टी स्पीकर ने 10 वोटों को रिजेक्ट किया, ये उस नतीजे का बिल्कुल डायरेक्ट नतीजा है। तो जो सवाल ये है कि आर्टिकल 63A यानी 63 अलिफ ए या ए आर्टिकल आइन का क्या है, वो क्या कहता है। जो पिछला फैसला है 3 जजेस का, मेरे मोहतरम जजेस का, बशमूल ऑनरेबल चीफ जस्टिस के, तो उन्होंने आइन में कोई नई बात लिख दी और ऐसा लगता है कि उन्होंने आइन की तशरीह मेरी समझ के मुताबिक बसद एहतराम उन्होंने आइन की गलत तशरीह की। क्योंकि उसमें यह है कि जो कोई पार्टी लाइन से डिफेक्ट करेगा, पार्टी हेड की बात नहीं मानेगा या पार्लिमानी हेड का बात नहीं मानेगा, तो उसके खिलाफ जो है पार्ली पार्टी हेड जो है उसको शो काज नोटिस देगा, और शो काज नोटिस के बाद वो हाउस के स्पीकर को लिखेगा कि जी इसने ये ऐसा ऐसा किया है।
हाउस के स्पीकर 2 दिन में के अंदर अंदर उसका फैसला करेगा। अगर कोई फैसला नहीं करेगा तो वो तीसरे दिन खुद ब खुद ये समझा जाएगा कि ये जो कंप्लेंट है पार्टी हेड का, ये चला जाएगा इलेक्शन कमीशन के पास। इलेक्शन कमीशन 1 महीने में उसका फैसला करेगी। तो ये बजाय इसके कि ये तरीक़ाकार, ये पूरा सिलसिला इस आर्टिकल के मुताबिक हो जाता, उसमें पिछले फैसले में मसला ये हुआ कि उन्होंने कहा कि जो लोग नियत कर लें, सोच लें कि हम पार्टी की मुखालफत करेंगे, लेकिन अभी तक उन्होंने वोट नहीं डाला, तब भी जो है ये नाअहल करार दिए जाएंगे। और इसी तरह कल जो हुआ, कल यही हुआ कि 10 बंदे जो थे जिनको खत लिखा गया था कि आप लोग फलां पार्टी को वोट, फलां कैंडिडेट को वोट न दें बल्कि फलां को दें, तो उन्होंने उस कैंडिडेट को वोट दिए जिनसे उन्हें मना किया गया था। चुनांचे डिप्टी स्पीकर ने सुप्रीम कोर्ट के साबका फैसले की रोशनी में उनको नाअहल करार दिया और कहा कि ये वोट नहीं गिने जा सकते, जिसका नतीजा ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट का जिसका नतीजा ये हुआ कि एक कैंडिडेट जो पीटीआई का कैंडिडेट था परवेज इलाही, वो जो है वो फेल हो गया, और दूसरा जो हमजा शहबाज से उसको डिक्लेयर किया गया कि ये चीफ मिनिस्टर बन गए। ठीक है। अब सवाल ये है, उसमें अजीब सा बहुत मुश्किल से सवालात है। हमने इसलिए ये मुतालबा किया कि जो पहला जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का 3 और 2 का, वो भी हल तलब है, वो भी उसको आम लोग भी, वकला भी, सारी दुनिया में लोग, मुख्तलिफ किस्म के लोग उन पर मुख्तलिफ राय रखते हैं, और वो कहते हैं कि वो आइन के आर्टिकल 63 अलिफ या 63 ए के मुताबिक नहीं। अब ये जो नया फैसला आ गया, ये उसी फैसले की रोशनी में है। तो ज़रूरत इस बात की है कि सारी कोर्ट बैठ जाए, सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जजेस 17 जजेस व शमूल चीफ जस्टिस के, वो बैठकर ये तय कर ले कि असल में आइन का आर्टिकल 63 अलिफ क्या है, उसकी तशरीह और उसकी तफसीर कैसे की जाए, या जो चीफ जस्टिस और दो जजों ने, 3 जजों ने किया है वो सही है या गलत है, उसको वो उसको रिव्यू कर सकते हैं। वो ऐसी बात नहीं है कि कोई उसमें कोई अमर माने नहीं है। ठीक है। और इसकी इसलिए जरूरी लतीफ़ साहब, आप समझते हैं कि ये अगर फुल बेंच बनता है और वो इस पर फैसला देता है तो ये वंस फॉर ऑल ये कंफ्यूजन ही खत्म हो जाएगी और ये तमाम सियासी जमातों के लिए काबिल कबूल होगा। ये बिल्कुल सेटल हो जाएगा। ये एक मसला फैसला एक दफा फैसला हुआ है, अब दूसरा उसी नौइयत का फैसला तकरीबन सुप्रीम कोर्ट के सामने है। तो इसके लिए फुल कोर्ट बनानी चाहिए और फुल कोर्ट बैठकर इस पर फैसला करे, ताकि ये कंफ्यूजन और ये आइन में नई बातें करना, ये सिलसिला खत्म हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल लतीफ़ आफरीदी साहब आपके वक्त का। लतीफ़ आफरीदी साहब उन साबिक सुदूर में शामिल हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को फुल कोर्ट की तश्कील के लिए दरख्वास्त दी हुई है। ये कानूनी पोजीशन थी जो उन्होंने बताई। अब गुफ्तगू का आगाज़ अपने पैनलिस्ट से करेंगे। कैसर अहमद शेख साहब, ज़ाहिर है हुक्मरान इत्तेहाद अब तैयार है कि कल इतलात यही हैं कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और उसके बाद आप लोग जाएंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस हवाले से पिटीशन दायर करेंगे। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जावेद इकबाल, लतीफ़ साहब जो बड़े एक कॉम्पिटेंट लॉ को जानने वाले हैं, और वो उन्होंने बड़ी तफसील से ये बताया है, और मैं उनकी बात को बिल्कुल इंडोर्स करता हूँ कि ये इतना बड़ा फ़ैसला है। पंजाब जो हमारा सबसे बड़ा सूबा है पाकिस्तान का, उसकी हुकूमत और उसके वज़ीर आला के बारे में ये मामला जो क्वेश्चन है राइज हुआ, और उसकी वजह से एक पहले भी जजमेंट्स आ चुके हैं, और उसमें अब डिप्टी स्पीकर ने एक फ़ैसला दे दिया है। तो वो जो कन्फ्यूज़न है उसका क्लियर कट और पूरा सीर हासिल, उसका नतीजा तभी निकल सकता है अगर फुल कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट का है तमाम जजेस बैठें, ताकि एक बार इसका
जो फाइनल है इस बात पे तशरीह की जा रही है कि जो लीडर है पार्टी का और जो पार्लिमानी पार्टी का लीडर है, दोनों की मुख्तलिफ जो पॉइंट है वो क्या, कौन सी चीज़ वैलिड है, और दोनों में तशरीह ये है कि किसकी बात की मानी जाएगी और किसकी बात वैलिड होगी। ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट कुछ फैसले दे चुके हैं। लीगल मामले को लतीफ़ अफरीदी साहब ने बड़ा तफसील से बता दी है, और कल मैं समझता हूँ कि ये बड़ा ही जायज़ मुतालबा है कि फुल कोर्ट ये इसका जायज़ा लेना चाहिए। फुल कोर्ट का सेशन होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस को इसमें शामिल होना चाहिए, ताकि एक क्लियर कट वर्डिक्ट सामने आ जाए और इसको क्लैरिफाई हो जाए आइंदा के लिए। देखिए मैं आपको बताऊं, हमने देखे हैं कि सेनेट में हम अपोजिशन में थे, मुस्लिम लीग और पीपल पार्टी, तो वो मेजॉरिटी में थे सेनेट में, और चेयरमैन के इलेक्शन होते रहे, मेजॉरिटी में थे, क्लियर कट मेजॉरिटी थी। लेकिन चेयरमैन जो इलेक्ट हो गए वो जो मेजॉरिटी में नहीं जो पार्टी थी उनका कैंडिडेट हो गए। उस वक्त तो कोई किसी ने कुछ नहीं कहा कि जो पार्टी वाइज है, अगर तो पार्टी के लीडर पार्टी वाइज पार्लिमानी पार्टी के लीडर के कहने पे ही वोट की गिनती होनी है, तो आपके सामने हो चुका है, एक बहुत बड़े इलेक्शन हो चुके हैं सेनेट के प्रेसिडेंट के, तो वो तो अब नहीं, जो मेजॉरिटी जिनके पास थी वो तो उनके इलेक्ट नहीं हुए मेंबर, उनके जो कैंडिडेट हैं, और जिनके पास मिनॉरिटी थी वो इलेक्ट हो गए। तो ये तो एक पहले मिसालें सामने हैं हमारे बड़े क्लियर, किसी ने उस वक्त ऑब्जेक्ट नहीं किया। और मैं ये समझता हूँ कि एक साहिब राय है, इसमें किसी को क्या, पीटीआई को भी क्या एतराज़ हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट है ना, जो हमारी एपेक्स बॉडी है, जो सबसे बड़ी हमारी अदालत है, उसके सामने उनके तमाम जजेस अगर बात को सुन लें और इस मामले को एक क्लियर कट सामने इसका नतीजा आ जाए तो सबको एक्सेप्टेबल होगा, सबको काबिल कबूल होगा। आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कैसर शेख साहब, ठीक करने के। और इसको पहले भी जो सियासी इख्तिलाफ चल रहा है ना जावेद इकबाल, उससे बहुत नुकसान हो चुका है। मैं एक बिजनेसमैन हूँ। बिल्कुल, आप उस तरफ आते हैं कैसर शेख साहब, उस पर हमने बात करनी है, लेकिन मैं चाहूँगा कि आसिफ बशीर चौधरी साहब और अजीब चौधरी साहब को भी गुफ्तगू में शामिल करूँ। आसिफ चौधरी साहब, आप फरमाइएगा कि हुक्मरान इत्तेहाद आज उन्होंने डेलिब्रेशंस की हैं, इन पर बड़ी सोच विचार के ये फ़ैसला किया है, क्या कुछ होता रहा है? आप चूँकि इस्लामाबाद की सियासत को बड़े करीब से देखते रहे हैं और कवर भी करते रहे हैं इतने अरसे से। जी, आज की सारी एक्टिविटीज़ तो आपके सामने आ चुकी हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान का ट्वीट भी आपने देखा होगा, मरियम नवाज़ शरीफ का ट्वीट भी देखा होगा, पार्टी की जो बाकी लीडरशिप है, फिर पीडीएम का मौलाना फजल रहमान जो है उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुनी, और फिर कल एक पीडीएम की सरबराही प्रेस कॉन्फ्रेंस है, और ऐलानात भी किए जा रहे हैं कि कल फुल कोर्ट के हवाले से जो है वो पटिशन दायर करेंगे। जावेद भाई, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में इंसाफ का कत्ल जो है ना, केस लगाने और बेंच बनाने में ही 80% इंसाफ का कत्ल हो चुका होता है। सबसे पहले तो आप ये देखें कि ये स्वाबदीद क्यों है कि सिर्फ मनपसंद केसेस ही जल्दी लगाए जाएं, और नंबर 2, इस पे कोशिश हुई माजी में, लेकिन फिर जुडिशरी के अंदर से ही जजेस ने इस बात की मुखालफत की। एक क्राइटेरिया बनाया जा रहा था कि एक सीक्वेंस के तहत जो केसेस आएंगे वो मुतलका बेंचेस को मार्क कर दिए जाएंगे, और ये स्वाबदीद ख़त्म कर दी जाएगी कि बेंच जो है किस बेंच के सामने कौन सा केस लगेगा। लेकिन अब आप ये देखें कि अगर एक ही बेंच बार बार 3 लोगों का बनाया जाएगा और उसमें अगर इजाफी कोई जज शामिल हों और वो इख्तलाफी नोट दें, तो फिर जहनों में ये सवाल पैदा होते हैं कि क्यों बार बार एक ही बेंच जो है वो बनाया जाता है। ये बात पूछने में फिर लोग हक बजानिब होते हैं कि क्या बाकी जजेस जो है उनकी क्वालिफ़िकेशन और उनके इंसाफ के जो तकाजे हैं उनके पूरा करने के ऊपर किसी को शायद एतराज़ है। तो मैं ये समझता हूँ कि बार बार इंसाफ का कत्ल होगा तो रेजिस्ट करेंगी सियासी जमातें भी। आप देखें कि जब मियां नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई करना था तो पार्टी हेड के बारे में क्या खूबसूरत वहाँ पे कलिमात लिखे गए थे कि पार्टी हेड की क्या पावर्स हैं और क्या वो कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। और आपने कहा कि ये तो पार्टी का आल इन आल होता है। अब कितनी मज़े का खेज़ बात है कि ये कहा जाए कि पार्लिमानी लीडर जो है वो डिसाइड करेगा, जब पार्लिमानी लीडर जो है वो पार्टी हेड के नोटिफिकेशन के बाद पार्लिमानी लीडर मुकर्रर होता है। तो मुझे बताएं कि पार्लिमानी लीडर क्या पार्टी कायद से जो है वो आगे होता है? इंसाफ दिखना भी चाहिए, वही जो हम बात करते हैं कि इंसाफ होता तो है लेकिन इंसाफ दिखना भी चाहिए। इस वक्त एक इशू पाकिस्तान में ये मौजूद है कि नए जजेस की तैनाती के लिए क्या किया जाए, कौन से जजेस हों, क्या मखसूस चैम्बर्स के लोगों को जज लगाना मकसूद है या नहीं। आज जो शख्स जज लगेगा वो कम से कम 10, 12, 15 साल तक सुप्रीम कोर्ट में मौजूद रहेगा और उसके असरात होंगे
ये मामला ओबामा के सामने भी आया था और उसने होल्ड कर लिया था कि अच्छा चलें अगला प्रेसिडेंट आके लगा देगा। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि चौधरी शुजात हुसैन पाकिस्तान मुस्लिम लीग पार्लिमानी पार्टी के प्रेसिडेंट थे और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे, और पार्लिमानी पार्टी का प्रेसिडेंट होना, पार्टी का प्रेसिडेंट होना और पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर होना एक ही शख्स में मरकूज थी तमाम ताकतें। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ का दस्तूर ये कहता है कि तमाम बॉडीज़ इंक्लूडिंग पार्लिमानी पार्टी तमाम सदर से इख्तियारात उधार लेंगे। ठीक। तो जब सदर से ही आपने इख्तियारात लेने हैं तो फिर आपका क्या इख्तियार है? आपका कोई इख्तियार नहीं है। पाकिस्तान के मुअज़्ज़िज़ 8 जजों ने, जिसमें 2 पुराने और तीसरे मौजूदा चीफ जस्टिस मौजूद हैं, जमाली साहब एक होते थे और गुलजार साहब भी रहे चीफ जस्टिस, और उमर अताब बंदयाल साहब भी, उन्होंने 8 रुकनी बेंच में ये बैठ के लिख दिया हुआ है कि पार्टी प्रेसिडेंट या पार्टी हेड जो है उसके क्या इख्तियारात हैं और उसकी बात कितनी मानी जाती है, और साथ बीच में ये भी लिख दिया कि ज़मीनी हक़ाइक़ को भी देखा जाए। ठीक। अगर मैं ज़मीनी हक़ाइक़ को देखूं तो चौधरी शुजात हुसैन पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सदर हैं और उनके कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट के तहत बना हुआ है, और वो पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट पाकिस्तान के कानून और दस्तूर के मुताबिक बना हुआ है, उसके मुताबिक चौधरी शुजात हुसैन के पास तमाम इख्तियारात मौजूद हैं। और अगर ये इख्तियारात किसी पार्टी प्रेसिडेंट के पास ना होते तो फिर मियाँ नवाज शरीफ पर यह कतगन न लगाई जाती कि वो फैसला नहीं कर सकते, और वो जो पसंद नापसंद के हवाले से मामलात मौजूद हैं वो अपनी जगह। गालिब इम्कान है कि बात सुननी चाहिए कि बन जाए, उनको बात सुननी चाहिए। उनका राइट है कि वो, उनका फर्ज है कि वो बात सुने, उनका राइट है कि वो अपनी बात कहे। और अगर इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक वो ये कह रहे हैं कि आप चूँकि तमाम जजेस हैं और तमाम के तमाम एक ही रुतबा रखते हैं और आप ही में से एक चीफ जस्टिस बनता है। शोई साहब, लेकिन एक जो सूरत हाल पे एक दबीस छाई हुई है, एक ज़ाहिर एक बेयकीनी की कैफियत होती है। जब से नई हुकूमत बनी है, इस हुकूमत का यही कहना है कि काम तो हम कर रहे हैं लेकिन रुकावटें अब भी मौजूद हैं। यानी आप देखें कब ये हुकूमत बदली, उसके बाद ये सूरत हाल पंजाब में भी ये चलती आ रही है। हमने जो कवर किया, जितनी सहाफ़त की, ऐसी सूरत हाल हमने कभी नहीं देखी थी, और पंजाब जैसा सूबा, इतना बड़ा सूबा। देखें सर, इस वक्त सूरत हाल जिसका इदराक नहीं किया जा रहा अनफॉर्चुनेटली वो ये है कि आप देखें कि हमारी इकॉनमी बिल्कुल एक एज के ऊपर खड़ी है और खुदा ना खास्ता किसी भी वक्त हम कोलैप्स की तरफ जा सकते हैं। आप देखें कि सिर्फ डॉलर का पिछले 18 रुपये जो पिछला बढ़ा है वो सिर्फ एक सियासी आपके अदम इस्तेहकाम की बुनियाद पे जो है 4 दिन के अंदर ही उसकी कीमत बढ़ी। और अब मसला ये है कि हमारी अदालत जो है, अगर आपको याद होगा कि मियाँ नवाज शरीफ के दिए हुए टिकट जो हैं सेनेट के वो कैंसिल कर दिए गए, और ये इसलिए किया गया था कि जी आपके जो पार्टी कायद हैं, हालांकि ये डिसीजन बाद में आया था, लेकिन और कोई भी जो फैसला आता है उसका इम्पैक्ट आने वाले वक्त से होता है। लेकिन उस वक्त आपको याद होगा कि पार्टी हेड को ही इसी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इतना पावरफुल करार दिया था जिसकी बुनियाद पे मियाँ नवाज शरीफ को पार्टी हेड से भी हटाया गया। अब मसला ये है कि अगर आप बार बार अपनी नई तौजीहात देंगे, एक आप पहले डिसीजन देते हैं, फिर आप एक दूसरा डिसीजन देते हैं, फिर आप, मैं ये समझता हूँ कि स्टेट के जो पिलर्स हैं, आप देखें कि जजेस अगर किसी खुदा न खास्ता क्राइम में भी मुलविस हों तो उनके खिलाफ प्रोसीड नहीं कर सकते फेडरल के इदारे, उनके खिलाफ जो है 209 के तहत ही कार्रवाई होती है ताकि कोई इदारा इन्फ्लुएंस ना कर सके, उनकी इंडिपेंडेंस बरकरार है। चले अब जरा जी सियासी माहौल की हम बात करें ना। सज्जाद अली शाह साहब और नवाज शरीफ साहब का जब इशू चल रहा था आपस में, तो उन्होंने स्पीकर नेशनल असेंबली गौहर अयूब साहब से रिकॉर्ड मंगवाया और ये बताया कि किस किस ने क्या तकरीर की है, ये मुझे भेजें। तो स्पीकर ने इनकार कर दिया था, ये कह के कि आप पार्लियामेंट के मामलात में मदाखलत नहीं कर सकते। और ये जो 69 है आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का, ये कोर्ट को मना करती है कि आप प्रोसीजरल मामलात में मदाखलत नहीं कर सकते। जफर अली शाह साहब ने सेनेट में जब वोट कैंसिल किए साथ, तो ये कहा ये प्रोसीजरल मामला है, आप कोर्ट चले जाएं।
और जब प्रोसीजरल मामला हो जाए तो फिर कोर्ट उसको नहीं देख सकती। अदरवाइज सूरी वाला जो मामला है उसमें सूरी को भी नहीं बुलाया गया था, जिसको ये कहा गया है कि उसने आइन से इनहराफ किया हुआ है, उसको नहीं बुलाया। कैसर शेख साहब, आप फरमाइएगा कि अब सवाल यहाँ पर यही पैदा होता है कि ये जो एक मंजरनामा बन रहा है ये हमारी मईशत के लिए बहुत ख़तरनाक है, जिसकी तरफ हम बात शुरू में भी हमने उसका जिक्र किया कि एक ऐसी मईशत जो पहले से डूब रही थी और जिसको बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। एग्रीमेंट हो रहे हैं, IMF के साथ मुआहदा हुआ, फिर और इदारों के साथ बातचीत चल रही है और कुछ अपने ठोस बुनियादी फ़ैसले करने की भी ज़रूरत है। तो ये तो सारा मामला आपको नहीं लगता कि एक ऐसी बेयकीनी से मुतज़लज़ल हो जाएगा और ये मईशत के लिए बहुत ख़तरनाक है? जी जावेद इकबाल, आपने बड़ा दुरुस्त कहा। देखिए, इस वक्त पहले ही हमारा मुल्क एक बड़ी ही तकलीफ दे मामला से गुजर रहा है। हमें शायद अंदाज़ा ही नहीं हो रहा कि क्या है। इस वक्त हम आपस में टसल कर रहे हैं। हम सबको मिल के बैठना है, इस मुल्क को बचाना है। मैं आपको यकीन से कह रहा हूँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी में 56 साल हो गए मुझे बिज़नेस करते हुए, और मेरी फैमिली 140 साल से बिज़नेस में है। ना मुझे अपने बुज़ुर्गों ने इस किस्म की कभी सूरत हाल का बताया, ना मुझे मेरे नॉलेज में है। 98 में एक बार जब पाकिस्तान ने एटम बम का धमाका किया तो उस वक्त हमने फ्रीज कर दिए सारे डॉलर्स जो अकाउंट है हमारे जितने भी। उसके बाद भी सूरत हाल को संभाल लिया गया, इतना तकलीफ दे मामला नहीं थे। अभी तो देखिए ना, हमारी LC ले जो पेमेंट्स हैं, मैंने आपको अपना ही बता दूं कि हमने आज से एक हफ्ता पहले जो कॉन्ट्रैक्ट पे पेमेंट्स करनी है और बैंकों को कह रहे हैं कि पेमेंट करें, 205 रुपये उस वक्त डॉलर का रेट बैंक कोट कर रहे थे, आज 235 रुपये कोट कर रहे हैं। वो पेमेंट अभी पेंडिंग है, पेमेंट नहीं हो रही। कितने तकलीफ दे मामला हैं, कितना मुश्किलात से गुजर रहे हैं, और नई LCs क्या खुलनी है इन हालात में। कोई बाहर का आपका बिजनेसमैन पाकिस्तान से डील करते हुए घबरा रहा है। फिर आपकी फेंच ने हमारी डिग्रेड कर दिया, हमारी जो रैंकिंग है, हमारी जो उनके पास ये जो रेटिंग कंपनी है उसकी बात कर। मैं कह रही हूँ इन हालात में हम सबको बैठ के इन हालात में PTI इलेक्शंस की बात कर रहा है। इतनी ना होनी बात है। आज इलेक्शन के लिए अगर 3 महीने कम से कम हमको इंटरिम गवर्नमेंट बनानी पड़ेगी, और 3 महीने मैं कहता हूँ एक दिन भी बगैर फैसले के, क्योंकि इंटरिम गवर्नमेंट कोई फैसला नहीं कर सकती ना। वो IMF के पास जाके कोई अपनी तरफ से कोई बातचीत कर सकती है, ना वो कोई FATF के मामलात को जब उनकी टीम आएगी तो उनके बारे में कुछ डिसीजन ले सकते हैं। तो हम क्यों अपने मुल्क को बर्बाद करने पे लगे हुए हैं? देखिए, पहले मुल्क संभाल लें, बाकी चीज़ें सियासत की हम सब मिलके करेंगे, सबका मुल्क है। और मैं ये कहता हूँ तमाम जमहूरी पार्टियां हैं, लोग इलेक्शन में सिर्फ इस वक्त आपस में टसल झगड़ा। मैं बड़े अरसे से कह रहा हूँ कि चार्टर ऑफ इकॉनमी करें, आपस में मिल के बैठें। मुल्क पता नहीं, दुनिया भी दूसरे मुल्क भी चलते हैं, मैंने कभी ये नहीं देखा। मैं अभी था UK में पिछले दिनों, वहाँ पे बोरिस जॉनसन के प्राइम मिनिस्टर हटे और दूसरे प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं, लेकिन उनके यहाँ ना मीडिया पे मैंने वो कशमकश देखी, ना मैंने उनके आम लोगों को दिन रात ये बहस करते हुए देखा। सबसे पहले हमें अपने, देखिए पाकिस्तान एक अजीम मुल्क है, हम 23-24 करोड़ लोगों का मुल्क है, और ये मुल्क तबाह हो रहा है, और हम सबको पता चल रहा है कि क्या हम कर रहे हैं। ट्रसल, ये पंजाब की ये ट्रसल बना के पहले ही मामला कशमकश और मुश्किल है। और ये फिर देखिए ना, फुल कोर्ट की अगर बात हो रही है तो इससे बड़ा और लॉजिकल क्या पॉइंट हो सकता है कि सबको तसल्ली हो जाए उससे। और मैं कहता हूँ तमाम पार्टियों को इन हालात में आपस में बैठ के कोई समझौता करना चाहिए, कोई हल निकालना चाहिए। और जो 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 जिनका भी कोई इसमें है, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट है, चाहे हमारी कोर्ट्स हैं, चाहे हमारे बिजनेस पीपल हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, इन हम सबको इस वक्त मुल्क की, मैं आपको बड़े इस तरह तकलीफ से ये बात कर रहा हूँ कि लोगों का कॉन्फिडेंस शैटर्ड हो रहा है, लोग पैसा लेके बाहर जा रहे हैं, बाहर की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में नहीं आ रही। हालांकि मियां शहबाज शरीफ साहब ने बड़ी कोशिश की है अपने तौर पे, और बड़ी सिंसियर उनकी कोशिश है। और मैंने तो 12 मई को ये तकरीर, देखिए ना, ये कहना कि शायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने ये बिगाड़ कर दी है, मेरी 12 मई को एक आधे घंटे की नेशनल असम्बली में तकरीर है। 12 मई को तो सिर्फ हमें 3 हफ्ते हुए थे हुकूमत संभाले हुए। उस वक्त मैंने सारी बातें की थी कि हम बहुत वेंटिलेटर पे हमारी इकानमी है और हम बड़ी तकलीफ में हैं, और आपस में बैठ के मामलात को सुलझाएं
और चंद संजीदा लोगों को जो इकोनॉमिक को मामलात को समझते हैं वहाँ पे सारे मिल बैठ के मुल्क के इन मामलात का हल निकालें। क्यों अपने आप का तमाशा बना रहे हैं और पूरी दुनिया को हम बता रहे हैं कि पाकिस्तान की इकानमी ऐसा मसला नहीं है, पाकिस्तान हम इंशाल्लाह मिलजुल के बेहतर कर लेंगे और संभाल लेंगे, अल्लाह ना करे कि कोई, लेकिन हम सबको इसका डिसीजन लेना पड़ेगा ना। हम पॉलिटिशियन हैं, क्या हमारा सबका मुल्क नहीं है? क्या सबसे पहले हमें अपनी पार्टी और अपनी हुकूमत और अपनी ये है कि मैं किसी कोई ओहदा ले लूँ, उससे पहले हमें सबको इन हालात में संजीदा होकर और ऐसे लोगों को जो जो कि मैटर करते हैं, जिनकी कोई सुनवाई होती है, उन सबको चाहिए कि इन मामलात को सुलझाएं। जी बहुत देर शोएब हो साहब, गई है। लेकिन ये आज हम फिर उसी जगह पे खड़े हैं अजीम शोएब साहब के। आज मौलाना फजलुर रहमान भी जो जिसका जिक्र शोएब साहब ने भी किया, आसिफ बशीर शोएब साहब ने भी थोड़ी देर पहले उन्होंने भी कहा कि इदारों को अपनी अपनी हुदूद के अंदर रहते हुए आइन और कानून के मुताबिक अपना किरदार अदा करना चाहिए। आज भी हम इसी बहस पे खड़े हुए हैं, हालांकि ये तो बहुत पहले हमें कर लेना चाहिए था। देखिए, आइन तो हमारे पास मौजूद है, अमल दरामद की हमें हिम्मत नहीं होती। अगर हम हिम्मत करें तो हमारे किसी न किसी ज़ाती मफाद को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचती है। हम अपने कौमी मफादात को अपने ज़ाती मफादात पर कुर्बान करने के लिए हर वक्त तैयार होते हैं। क्या आइन ये नहीं कहता कि आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन को गाली नहीं दे सकते, आप उसके बारे में बुरा लफ्ज़ नहीं कह सकते, आप बात नहीं कर सकते? क्या आइन ये नहीं कहता कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप फ़ौज को कुछ नहीं कह सकते? क्या आइन ये नहीं कहता कि आप अदलिया के बारे में कुछ नहीं कह सकते? क्या आइन ये नहीं कहता कि आप अपने दोस्त ममालिक के हवाले से कोई गुफ्तगू जो है वो नेगेटिव सेंस में नहीं कर सकते? ये सब आइन कहता है। और आइन ये भी कहता है कि इसके ताबेदार रहें और रियासत के और आइन के वफादार रहें। कहाँ है ये सब कुछ? जो कुछ खान साहब करते फिर रहे हैं, अभी तो रात शुरू नहीं हुई और वो फरमाते हैं आइए एहतजाज करें लिबर्टी चौक पे। और क्या ये इल्ज़ाम जो नून पर लगाया जाता था कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया, पीटीआई ने लाहौर में सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग पर हमला नहीं किया, तो कहाँ फ़र्क रह गया? बिल्कुल। अब आप क्या करेंगे? क्या आप ये चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसके किसी फैसले पर इस मुल्क में वो नहज उस जगह पर पहुंच जाए, सूरत हाल कि लोग उस फैसले को तस्लीम करने से इनकार कर दें? तो फिर अनारकी और क्या होगी? इससे ज़्यादा क्या सूरत हाल होगी? और मार्शल लॉ इस मुल्क में नहीं लग सकता। मामलात को पोलिटिकली हल होना है, आइन की रोशनी में हल होना है। आइन कहता है वक्त पर इंतखाबात होंगे, उससे इनहराफ करना वो भी आइनी इनहराफ है। और वो लोग जो ये कहते हैं कि एक छोटी मुद्दत के लिए आप वो इंटरिम गवर्नमेंट बना दें, इसी सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि इंटरिम गवर्नमेंट कोई पॉलिसी डिसीजन नहीं कर सकती। ना IMF के साथ मोइन कुरैशी ने किया था और उसके बाद ये फैसला आ गया था, और ना फैटफ का, और ना नए आर्मी चीफ की तैनाती का मामला वो तय कर सकेंगे। ये जो एक कन्फ्यूजन फैलाया जा रहा है और साथ ये भी कहा जा रहा है कि देखें जी ये फलानी पार्टी जो है ना वो अब तैयारी कर रही है अपने मीडिया सेल से कि वो अदलिया को गाली निकालेगी, और ये फवाद चौधरी साहब आके कह रहे हैं कि ये गाली निकालेंगे। इल्हाम हो गया आपको कि कोई गाली निकालेगा? गाली तो आप निकालते थे, गाली निकालने से तो आप बाज नहीं आते थे, आप अब तक बाज नहीं आए। आप तो उस जगह पर पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को लेकर जा रहे हैं जहां शेख मुजीबुर रहमान ने डिक्टेट करना शुरू कर दिया था, हुकूमत को भी, अदलिया को भी, रियासत को भी, सबको। अगर इमरान खान साहब और उनकी पार्टी के लोग ये तरीक़ाकार इख्तियार करना चाहते हैं तो फिर वो ये कह चुके हैं कि पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो जाए। वो कौन से टुकड़े में हुक्मरानी करना चाहते हैं? खुदा न ख्वास्ता, अल्लाह ताला रहम करे हम हाकिम पर। बदहन। ये पाकिस्तान इस तरह नहीं बना था। खान साहब तो ये भी कह देते हैं कि मेरे वालिदैन जो हैं उन्होंने कुर्बानी दी, वो वहां से आए थे, जालंधर से चले आए होंगे, लेकिन आप तो मियाँ वाली के हैं। वो लोग जिनके खानदान कट गए, जो मर गए, जिनकी कब्रें वहां मौजूद हैं, जिनके बुजुर्गों की कब्रें वहां मौजूद हैं, वो अब अपनी कब्रें उठा के किसी और जगह पर नहीं जा सकते। लोग उनके रास्ते में रेजिस्ट करने के लिए अगर सड़कों पर निकल आए तो क्या सड़कों पर तसादुम ये रियासत बर्दाश्त कर सकेगी? क्या इसके इदारे बर्दाश्त कर सकेंगे? आसिफ बशीर साहब, अब इतने साफ और शफाफ ज़िमनी इंतखाबात के बाद पंजाब के अंदर आप एक बार फिर इलेक्शन कमिश्नर पे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब पे आप इल्ज़ामात लगा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि जी नया इलेक्शन कमीशन तश्कील हो, यानी कहीं भी कोई सबूत आपके पास नहीं है, कहीं भी कुछ भी नहीं हुआ और आप इतनी नशिस्तें जीत गए।
उसके बावजूद आप एहतजाज कर रहे हैं और रोज़ बयानात देते हैं और फिर सोशल मीडिया के ज़रिए से इल्ज़ामात की एक भरमार है, तो क्या चाह रहे हैं फिर आप? तहरीक इंसाफ फिर क्या चाह रही है? ये सर एक जो मैंने अपने साफ़ी कैरियर में देखा है पीटीआई के सियासी तर्ज अमल को और उसलूब को, ये उनका एक बड़ा ज़बरदस्त तरीका है जिसमें वो इदारों को डिफेंसिव पे ले जाते हैं और फिर इदारे जो है वो उनके जलसों की तकरीरों को जहन में रखते हुए अपने जो हैं आमाल और अपने फ़ैसले करते हैं। मैं ये समझता हूँ ये वही वतीरा है, क्योंकि आपको पता है पार्टी का वो जो फंडिंग केस है, फॉरेन फंडिंग केस है, उसका डिसीजन बिल्कुल करीब है, वो पिछले माह ही आ सकता था लेकिन वो रोक दिया गया था, तो वो अब एक्सपेक्टेड है। तो ये एक मुसलसल दबाव की पॉलिसी है, प्रेशर की पॉलिसी है कि असूली तौर पर तो आज किसी ने इमरान खान साहब से ये बात पूछी कि आपने ज़िमनी इलेक्शन से पहले जो इल्ज़ामात लगाए थे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर, मिस्टर एक्स के ऊपर, मिस्टर वाई के ऊपर, हुकूमत के ऊपर, क्या आप सिर्फ एक सॉरी कहेंगे कि वो गलत थे? ठीक है, तो ये एक मुसलसल, क्योंकि इसमें कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, आप सिर्फ अलेज करें, इदारों को दबाव में लें और आगे निकलें। इसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है कि आपने सॉरी करना है या इदारे आपसे पूछेंगे कि आपने ये इल्ज़ामात लगाए थे तो क्यों लगाए थे। और अब ये जो है सिक्का रह वक्त बनता जा रहा है जो बात आज हुकूमती इत्तेहाद कह रहा है कि हम बायकॉट करेंगे, जाके कहेंगे दूसरा बेंच बनाएं, उन्हें नज़र आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से डिसीजन लेने के लिए रविश इख्तियार की गई और उसके नताइज आए। उन्हें नज़र आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर किस तरीके से दबाव डाला जाता है, तहरीक इंसाफ की तरफ से बिल्कुल ठीक है, बाकी जिस तरह मुल्की इल्ज़ामात इदारों के लगाए ऊपर जाते किस हैं। तरीके से दबाव डाला जाता है और नताइज लिए जाते हैं। तो अगर यही सिक्का राइजुल वक्त चलेगा तो खुदा न खास्ता मैं तो कोई अच्छे जो है इसके नताइज नहीं देख रहा, अल्लाह ताला ना करे हम उन नताइज की तरफ जाएँ, लेकिन हमें इसको कहीं ना कहीं के ऊपर जाके रोकना पड़ेगा। देखें, कल जो कुछ भी सुप्रीम कोर्ट में होगा वो तो अपनी जगह पर, फ़र्ज़ कीजिए परसों की एक कॉल दे दी जाए कि 1 लाख लोग इलेक्शन कमीशन के सामने इकट्ठे हों, जैसे खान साहब ने 10-20 हज़ार लोग इकट्ठे करने की कोशिश की थी, और वहाँ ये नारे लगे कि फैसले जो है उसकी अनाउंसमेंट की जाए, तो क्या ये मुनासिब होगा? नहीं, ये मुनासिब नहीं होगा। इलेक्शन कमीशन को भी चाहिए कि वो फैसला क्यों रोक के बैठे हुए हैं, वो जैसा भी फैसला है जिसके भी हक में है वो उसको अनाउंस करें, ताकि इस मुल्क में से एक कन्फ्यूजन तो ख़त्म हो कि इसकी वजह से क्या कोई ब्लैकमेल हो रहा है, क्या रियासत के इदारों ने ब्लैकमेल होने का फैसला कर लिया हुआ है, और अगर ऐसा है तो फिर रियासत का तो अल्लाह ही हाफिज है, अल्लाह रहम करे। कैसर शेख साहब, आपको भी जो इलेक्शन कमीशन पर जो इल्ज़ामात तहरीक इंसाफ लगाती है और उसके चेयरमैन लगाते हैं, उसकी ये वजह आपको दिखाई देती है कि पहले से ही उसको शायद बैकफुट पे करने की मुबैना तौर पे ये कोशिश की जा रही हो, क्योंकि फ़ॉरेन फंडिंग केस का जो मामला है वो तो वहाँ पे अभी मौजूद है और उसका फ़ैसला महफूज है, और ज़ाहिर है अब हुक्मरान इत्तेहाद भी मुतालबा कर रहा है कि उसका फ़ैसला कर दिया जाए। जावेद भाई, ये आज से नहीं, जब से ये आए हैं ना, इमरान खान साहब की पॉलिटिक्स है ही नेगेटिव पॉलिटिक्स है। ये कोई किसी को असम्बली में ना या अपोजिशन लीडर से बात करना चाह रहे हैं, और सारे इनके कोई आर्गूमेंट इनके कोई ठीक नहीं है। आज इलेक्शन कमीशन के बारे में इन्होंने खुल के कह दिया हम उनको नहीं मानते। ये किसको मानते हैं? कि तो किसी को भी नहीं मानते। जो इनके खिलाफ है वो उसको नहीं मानते। जब इलेक्शन का रिजल्ट इनके खिलाफ आ जाए तो नहीं। ये कह रहे थे कि बहुत पैसे दिए जा रहे हैं, इल्ज़ाम लगाए सब पे। जरदारी साहब का नाम ले लेकर इल्ज़ाम लगाते रहे कि 30 करोड़ 40 करोड़। किधर गए सारे बंदे? तो इनके आ गए। ये किस जगह बैठे हैं क्या? और मैं कह रहा हूँ इन्होंने जो IMF से जाके मुआहदे किए ना, उन मुआहदों की वजह से आज हमारी इकानमी का ये हाल है। ये मुआहदे करके फिर मुकर गए उससे, और वो इतना नाराज हैं क्योंकि जो मुआहदा होता है वो स्टेट की तरफ से होता है। IMF के साथ जाके मुआहदा किया और यहाँ 10 रुपए इन्होंने आके अपने सस्ती शोहरत के लिए इन्होंने अपना पेट्रोल का रेट घटा दिया। अब जब स्टेट का मुआहदा हुआ और उस पर अमल नहीं हुआ तो आज तक देखिए उसके कितने संगीन नताइज हम भुगत रहे हैं। हम पता नहीं क्या करना चाह रहे हैं, अपने मुल्क को तबाह कर। इनको कोई अंदाजा तो है नहीं। इन्होंने जो इकानमी का हशर किया है, जो जिसके मैं कह रहा हूँ, देखिए ना, ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने ये महंगाई की है। मेरा आप तफसील से तकरीर 12 मई को मैंने की है। उस वक्त तो सिर्फ 20 दिन हुए थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग को आए हुए, और मैंने बताया है कि मुल्क की इकानमी का क्या हाल है, क्या अशर है, क्या रिजर्व है हमारे पास। 9 अरब डॉलर सिर्फ रिजर्व थे। आज इंडिया के पास 600 अरब डॉलर से ज़्यादा रिजर्व है। उनकी करेंसी से हमारी करेंसी जो है 40% रह गई है बांग्लादेश से या इंडिया से।
तो ये हमें ये इस नतीजे पे, इस नहज पे पहुंचा के आए हैं और किसी को मानने को तैयार ही नहीं है। ये तो सिर्फ ये कहते हैं कि जो ये कहते हैं वो ठीक है और कोई बाकी सारे चोर हैं, सारे डाकू हैं। तो इस तरह तो फिर मुल्क की जो आप जमहूरियत चलाना चाहते हैं तो इस तरह तो नहीं चलेगा ना। हर एक इलेक्टेड आदमी की उतनी ही पोजीशन है। ये अपनी तई और अपनी बात को सिर्फ मनवाना चाह रहे हैं धौंस से या धांधली से या ज़बरदस्ती से, तो फिर तो ये मुल्क में घर घर में लड़ाई हो जाएगी और इसका फ़ायदा कुछ नहीं है। मैं तो अभी भी इनको गुजारिश करूँगा कि मुल्क के मफाद में आप इलेक्ट होके आए हैं, काफ़ी लोगों ने आपको वोट दिए हैं, काफ़ी लोग आपको चाहते हैं। आपने असम्बली से जाके बाइकाट कर दिया, सारे मेंबर वहाँ से चले गए। आप जाके वहाँ पे रिप्रेजेंट करें अपने आप को, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें। अगर आपके वजन है कोई पॉइंट ऑफ व्यू में तो वहाँ पे आर्गूमेंट्स दें ना, और कोई लड़ाई झगड़ा को छोड़ के कहीं आके बैठ के मुल्क के मफाद के लिए, हर जगह ये होता है दुनिया के हर मुल्क में जो ट्रेजरी बेंचेज हैं अपोजिशन के साथ बैठते हैं। हम आज भी इनको गुजारिश कर रहे हैं। मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग का बिजनेस और कॉमर्स विंग का प्रेसिडेंट हूँ। मैं इनसे गुजारिश कर रहा हूँ, आइए चार्टर ऑफ इकॉनमी आज बैठो मुल्क के मफाद में यार। चलो भाई, कहीं किसी की गलती होगी, कहीं किसी की गलती होगी, हमको ये लेके बैठेंगे तो मुल्क हमारा कहाँ रहेगा। मुल्क को प्रायोरिटी दो यार। और ये क्या हो जाएगा, आप इलेक्शन तो अनाउंस हो ही नहीं सकते। मैं आपको ये बता रहा हूँ, जो इनकी जिद है ना, जो इनका 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 कहना है कि इलेक्शन, क्योंकि इन हालात में इलेक्शन मुमकिन नहीं है। तो इनको ये कौन समझाएगा, क्योंकि कोई आम सोच वाला बंदा भी ये ठीक चौधरी साहब, लेकिन ये बात भी तो कैसे करेंगे ना। आप तो पार्लियामान से ही बाहर निकले हुए हैं, तनख्वाहें तो आप ले रहे हैं, लेकिन कौमी असम्बली से बाहर हैं और पंजाब पे आप फोकस हैं। मैं तो इससे बढ़कर एक कदम और आगे बढ़ के कहता हूँ कि आपके वो नाअहल लोग जिनको आप अदालतों के जरिए जब तक बचा के रखे हैं तारीखें लेके, आप इंसाफ करें, उनको भी फारिग कर दें। आप खुद भी जाएं और जाके अपने हाथ से इस्तीफ़ा लिख के दें, या ना आप भेज दें और फ़ोन करके कह दें मैंने इस्तीफ़ा दे दिया है। तो आप छोड़ें हमारी जान को। ये पैसे तो हमारे टैक्स से जाते हैं। जब हम टैक्स देते हैं, हम यहाँ जो काम कर रहे हैं आए हैं, हमें पैसे जो मिलेंगे इसमें से टैक्स कट जाएगा। पैसे बाद में मिलेंगे, टैक्स पहले कटेगा। हमारे टैक्स के पैसे आप इस मुल्क की तबाही के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई खुदा का खौफ करें, अल्लाह का वास्ता इस बात को छोड़ दें। मैं आपको एक और बात जावेद साहब ये अर्ज कर दूं, एक सियासी तजिया निगार के तौर पर, कि फ़र्ज़ कीजिए कि किसी सूरत इंतखाब जो है उसको अनाउंस करवा दिया जाए और वो मियाँ शहबाज शरीफ के अलावा कोई नहीं कर सकता, और यकीनन उन पर कोई फिर दबाव होगा जिसके नतीजे में वो ऐसा करेंगे, वो असेंबली तोड़ेंगे। और अगर वो बाइकआउट कर दें उस इलेक्शन का, तो फिर खान साहब जिस इलेक्शन को जीत के आएंगे उसकी क्या क्रेडिबिलिटी होगी, और फिर वो हुकूमत कैसे चलेगी, फिर पाकिस्तान की मईशत कैसे ठीक होगी, फिर हमारे फॉरेन रिलेशंस कैसे ठीक होंगे, फिर हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज कहाँ से आएगा। हम तबाही की तरफ जा रहे हैं, हमें रोकना है, अपने आप को पीछे जाना है, तसादुम की पॉलिसी से पीछे हटें। आसिफ बशीर साहब, तहरीक इंसाफ पार्लियामान में नहीं जा रही, अपना किरदार अदा करने को वो तैयार नहीं है। वो यही समझती है कि अगर हम हुकूमत में रहें तो यही आइन है, यही कानून है और यही जमहूरियत है, और अगर हम हुकूमत में नहीं हैं तो फिर मुल्क में कुछ भी नहीं है। असल में जब तक तो इसी बात को सारे मानेंगे ना तो मुल्क ऐसे ही चलेगा। अब मामला ये है कि एक इल्ज़ाम लगाया जाता है जी 35 पंक्चर का, आपको याद होगा इस पर कितना ववेला हुआ। बाद में कहा गया सियासी बात थी, इसी में 4 महीने का धरना दिया गया, इसी में यहाँ PTV की नशरियात बंद की गई, हमला हुआ। इस पर क्या अकाउंटेबिलिटी हुई? कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं हुई। जब तक आप पिछली बातों की अकाउंटेबिलिटी नहीं करेंगे और ख़ान साहब के बयानिए की नफ़ी में सारे दौड़ते रहेंगे, मुल्क नहीं चल सकता। अब ज़रूरत है कि सियासी जमातें अपना बयानिया दें, सियासी जमातें सिर्फ उनकी पॉलिसी को फॉलो ना करें, वो और पिछले जो इल्ज़ामात और वो जो चीज़ें की हैं उसकी अकाउंटेबिलिटी प्रॉपर जो है वो की जाए। इसी में बचत है। वक्त खत्म हो गया, वक्त खत्म हो गया, वक्त खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया अजीम चौधरी साहब आपका, आसिफ बशीर चौधरी साहब आपका भी, कैसर अहमद शेख साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। यकीनन इस मुल्क को चलना है आइन और कानून के मुताबिक। ये ज़ाहिर है बात हुकूमत को भी समझनी है, लेकिन इसके साथ साथ अपोजिशन को भी समझनी है, और कभी भी ज़ाती मफाद को कौमी मफाद पे तरजीह नहीं देनी। किसी भी सूरत में कौमी मफाद मुक़द्दम होता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।